नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आवास एवं शहरी नियोजन विभाग से सेवानिवृत्त सहायक अभियंता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश सरकार निकट भविष्य में बिल्डिंग बायलॉज 2025 लाने वाली है, जिससे कि मानचित्र स्वीकृत करने की परिस्थितियां पूरी तरह बदल जाएंगी। बहुत आसान और सरल हो जाएगा नक्शा पास कराना। और कई कैटेगरी ऐसी हैं जिनमें आपको पास कराने से सर्टेन पैरामीटर्स या सर्टेन नियमों का पालन करने पर छूट मिली हुई है। तो काफ़ी लोगों का कन्फ्यूजन भी है इसमें। बहुत सारे हमारे दर्शक ये कमेंट करते रहते हैं कि सर अब तो 100 वर्ग मीटर तक के भूखंडों पर नक्शा पास कराने की ज़रूरत नहीं है। तो पहली कैटेगरी वही है जो 100 वर्ग मीटर तक के भूखंडों पर रेजिडेंशियल पर नक्शा पास कराने की आवश्यकता है या नहीं है, या 30 वर्ग मीटर तक के कॉमर्शियल भूखंडों के लिए नक्शा पास कराने की आवश्यकता है या नहीं है, क्या इसका मतलब है। दूसरी कैटेगरी वो है, कुछ लोग कहते हैं कि अब 500 वर्ग मीटर तक के भूखंडों के लिए केवल आर्किटेक्ट द्वारा सर्टिफाइड किया जाने पर ही नक्शा पास हो जाएगा और कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है, पैसा जमा हो जाएगा और नक्शा मिल जाएगा। तो वो कौन से भूखंड है, कौन सी कैटेगरी है जिनके लिए ये लागू है। और तीसरी कैटेगरी वो है कि वो कौन सी बिल्डिंग्स हैं या कौन से भूखंड हैं जिनके लिए नक्शा पास कराना आवश्यक है और उसकी क्या प्रक्रिया है, कौन से बिल्डिंग प्लान सिस्टम से या किस तरह आवेदन किया जाएगा। तो जो 2025 में बिल्डिंग प्लान या नक्शा पास कराने की जो परिस्थितियां हैं, सारी परिस्थितियों को मैं इस एक वीडियो में फिनिश कर दूंगा। सारे सवाल आपके ख़त्म हो जाएंगे अगर ये वीडियो आपने अंत तक देख लिया। ना तो आपका ये सवाल रहेगा कि अब नक्शा पास कराने की ज़रूरत है या नहीं है, ना ये ज़रूरत रहेगा कि नक्शा पास कराना है या सेल्फ सर्टिफिकेशन करना है या आर्किटेक्ट के सर्टिफिकेट से हो जाएगा। सब में क्या अंतर है, क्यों आवश्यक है, वास्तव में इस जो बिल्डिंग वाला 2025 इसकी क्या मंशा है, ये सब क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इन सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। हमेशा के लिए सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार बिल्डिंग बायलॉज 2025 में आपके लिए, आम लोगों के लिए काफ़ी सहूलियतें लेके आई है, जिसमें कि आपको बिल्डिंग बनाने में आसानी से नक्शा पास होने या सेल्फ सर्टिफिकेशन करने या सेल्फ डिक्लेरेशन या आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेट प्राप्त करने आसान हो जाएगा। लेकिन फिर भी ये समझना है कि ये किन पर लागू है। सारे लोगों को कन्फ्यूजन है या बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि अब कहीं पर भी 100 वर्ग मीटर तक का भूखंड है तो उसमें नक्शा पास कराने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कमेंट्स हमें चैनल पर प्राप्त हो रहे हैं। तो मैंने उचित समझा कि एक वीडियो में ही सारी कन्फ्यूजन आपके दूर कर दिए जाएँ। तो अब हम बात शुरू करते हैं कि नक्शा पास कराने की इस बिल्डिंग बायलॉज में 3 परिस्थितियां हैं। नंबर 1, वो परिस्थिति जो हम नंबर 1 पर रखेंगे, ऐसे समस्त भूखंड आवासीय रेजिडेंशियल भूखंड जिनका की क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर है, और ऐसे समस्त भूखंड कॉमर्शियल या व्यावसायिक जिनका की जो भूखंड का क्षेत्रफल है वो 30 वर्ग मीटर तक का है, उनके लिए अब नक्शा पास कराने की आवश्यकता नहीं है। वो केवल ऑनलाइन सिस्टम पर अपने एप्लीकेशन को रजिस्टर करेंगे और 1 रुपया फीस जमा कर देंगे तो उनके लिए एक सर्टिफिकेट जारी हो जाएगा कि अब आप निर्माण कर सकते हैं। लेकिन बस इतनी सी बात नहीं है, यही इसके आगे समझने की ज़रूरत है। लेकिन ये नियम सिर्फ उसी जगह लागू है जहाँ पर कि आपका भूखंड मूल रूप से 100 वर्ग मीटर तक का हो, उसके कोई विभाजन ना किया गया हो, किसी बड़े भूखंड का टुकड़ा ना हो, कुल भूखंड का क्षेत्रफल ओरिजिनल 100 वर्ग मीटर हो, किसी का पार्ट ना हो कि बड़े भूखंड के टुकड़े करके 100 वर्ग मीटर कर लिया गया है, या कॉमर्शियल स्थिति में बड़े भूखंड के टुकड़े करके 30 वर्ग मीटर कर दिया है, उस पर ये लागू बिल्कुल भी नहीं है। मूल रूप से भूखंड अगर 100 वर्ग मीटर तक का आवासीय है और मूल रूप से भूखंड अगर कॉमर्शियल है और 30 वर्ग मीटर तक का है, तब उस पर 1 रुपया फीस जमा करा के ऑनलाइन सिस्टम पर आप जमा कराएंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट जारी हो जाएगा और आप निर्माण कर सकते हैं। इसके अलावा शहर में जो मेला क्षेत्र घोषित है, उस घोषित मेला क्षेत्र में भी अगर आपका भूखंड है तो ये नियम वहाँ पर लागू नहीं है। वहाँ पर आपको इस तरह निर्माण करने की अनुमति नहीं मिलेगी। तो अब ध्यान ये रखना है कि जैसे बहुत लोग ये कहते हैं कि सर हमारा तो एक कॉलोनी पहले से चल रही है, बिल्डर ने काटी है, उस पर 100 वर्ग मीटर या उससे कम क्षेत्रफल के भूखंड है, अब मुझे नक्शा पास कराने की ज़रूरत नहीं है। क्या ये सही है?
दोस्तों बिल्कुल भी सही नहीं है। ये केवल उन्हीं भूखंडों पर लागू है 100 वर्ग मीटर तक के आवासीय जो मूल रूप से 100 वर्ग मीटर तक के भूखंड है, या कॉमर्शियल जो मूल रूप से 30 वर्ग मीटर तक के भूखंड है। किसी भी अवैध कॉलोनी या अवैध रूप से विभाजित किए हुए भूखंडों पर यह नियम लागू नहीं है। मेला क्षेत्र पर यह नियम लागू नहीं है। इसमें आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देनी है, जिसमें आपको टाइटल लिखना है, बिल्डिंग प्लान के संबंध में कितने फ्लोर्स बनाएंगे, क्या लैंड यूज है, प्लॉट का क्या साइज है, ये सारी चीजें आपको सेल्फ डिक्लेरेशन में सबमिट करनी है। अगर इन चीजों में कोई गलती पाई जाती है आपके सबमिशन में, मतलब आपने गलत तथ्य प्रस्तुत किए हैं। भूखंड आपका बड़े भूखंड का टुकड़ा है, 100 वर्ग मीटर से अधिक के भूखंड को आपने विभाजित करके उसको 100 वर्ग मीटर कर लिया और उसका नक्शा आपने जमा कर दिया है रेजिडेंशियल में या कॉमर्शियल में। 30 वर्ग मीटर से बड़े भूखंड का है और आपने उसमें डिक्लेयर कर दिया है, तो वो एप्लीकेशन आपकी गलत हो गई और उस केस में वो आप निर्माण नहीं कर सकते हैं। अगर गलती पकड़ी जाती है, आपकी डिक्लेरेशन गलत पाई जाती है, तो आपके विरुद्ध एक्ट के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है और निर्माण करने की अनुमति आपकी निरस्त की जा सकती है। तो रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये निकला कि जो बहुत सारी कॉलोनियाँ अवैध रूप से कटी हैं, जिनमें छोटे छोटे 100 वर्ग मीटर या उससे कम एरिया के भूखंड आवासीय या 30 वर्ग मीटर या उससे कम एरिया के कॉमर्शियल भूखंड हैं, वो लोग ये ना समझें कि अब हमें नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं है, या किसानों ने छोटे छोटे टुकड़े अपने खेत के कर दिए हैं, कोई भी लैंड यूज है तो उनके टुकड़े में 100 वर्ग मीटर से छोटे रेजिडेंशियल या 30 वर्ग मीटर से छोटे या 30 वर्ग मीटर तक के कॉमर्शियल भूखंडों पर बिल्कुल भी ये नियम लागू नहीं है कि सेल्फ डिक्लेरेशन करके आप बना सकते हैं। ये अवैध कॉलोनी, अवैध उपविभाजन या मेला क्षेत्र पर ये नियम लागू नहीं है। हाँ, ये छूट जरूर है कि अगर आपका मूल रूप से 100 वर्ग मीटर तक का आवासीय है, मूल रूप से 30 वर्ग मीटर तक का कॉमर्शियल है, तो आप रजिस्टर कर सकते हैं। केवल 1 रुपया फीस करके आपका जो ऑनलाइन सिस्टम है उस पर रजिस्टर हो जाएगा और आपको सर्टिफिकेट जनरेट होकर मिल जाएगा, आप निर्माण कर सकते हैं। अगर अभी भी कुछ लोगों को ये कन्फ्यूजन हो कि मैं जो बता रहा हूँ वो समझ नहीं पा रहे हैं या मैं जो बता रहा हूँ वो गलत है, तो मैं उनको और स्पष्ट कर देता हूँ कि बिल्डिंग परमिशन के चैप्टर में सबसे पहले ये लिखा हुआ है कि नो पर्सन शैल इरेक्ट, री इरेक्ट और मेक एडिशन ऑब्लिक अल्ट्रेशन ऑब्लिक रिवीजन इन एनी प्लॉट ऑब्लिक बिल्डिंग। किसी प्लॉट में या किसी बिल्डिंग में कोई एडिशन, अल्ट्रेशन या इरेक्शन या री इरेक्शन नहीं कर सकता है। और कॉज द सेम टू बी डन विदाउट ऑब्टेनिंग ए प्रियर बिल्डिंग परमिशन फ्रॉम अथॉरिटी। मतलब ना तो कोई निर्माण कर सकता है, एडिशन अल्ट्रेशन कर सकता है, ना ही प्लॉट को भी एडिशन अल्ट्रेशन या टुकड़े कर सकता है, सब डिवाइड कर सकता है, या अवैध रूप से काटे गए प्लॉटों में काम कर सकता है बिना किसी विकास प्राधिकरण की अनुमति के। इसका मतलब वही हो गया कि विकास प्राधिकरण की अनुमति लेके अगर 100 वर्ग मीटर तक के आवासीय छोटे भूखंड हैं या 30 वर्ग मीटर तक के छोटे कॉमर्शियल भूखंड हैं, तब उन पे आप 1 रुपये की रजिस्ट्रेशन फीस करके या सेल्फ डिक्लेरेशन से ले सकते हैं। लेकिन अगर विकास प्राधिकरण की अनुमति के बिना विभाजित कर लिए गए हैं, उन पर ये नियम लागू नहीं है। वो अवैध कॉलोनी या अवैध विभाजन माना जाएगा और आप 100 वर्ग मीटर तक के भूखंड का नक्शा उस सेल्फ डिक्लेरेशन प्रोसेस में नहीं करा सकते। वो पूरी तरह से अवैध भूखंड ही रहेगा और उस पर निर्माण की अनुमति किसी तरह नहीं मिल सकती। अब बात करते हैं दूसरी कैटेगरी, कैटेगरी नंबर 2। ये वो कैटेगरी है जिसमें कि लेआउट अप्रूव्ड है, विकास प्राधिकरण ने किसी प्राइवेट बिल्डर का लेआउट अप्रूव कर दिया है, या विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित कोई अपनी योजना है। तो इन 2 पोजीशंस में जहाँ लेआउट अप्रूव्ड है, चाहे प्राइवेट बिल्डर का हो या विकास प्राधिकरण की अपनी योजना हो या हाउसिंग बोर्ड की अपनी योजना हो, उस तरह के केसेस में 500 वर्ग मीटर तक के क्षेत्रफल वाले आवासीय भूखंड और 300 वर्ग मीटर तक के क्षेत्रफल वाले कॉमर्शियल भूखंडों पर आपका जो आर्किटेक्ट है या लाइसेंस टेक्निकल पर्सन है, उस पर्सन द्वारा ये अगर जांच कर ली जाती है कि ये नक्शा बिल्डिंग बायलॉज के मानकों के अनुसार सही बना है, किसी जॉइनिंग रेगुलेशंस का या मास्टर प्लान का उल्लंघन नहीं किया गया है, एफआईआर वगैरह सब ठीक है, ऑनरशिप में कोई डिस्प्यूट नहीं है, कोई विवाद नहीं है, इतनी सारी चीज़ों का अगर आर्किटेक्ट द्वारा जांच कर ली गई है और वो अपना सर्टिफिकेट आपको दे देता है कि ये उचित है, उस पर अपलोड कर देता है, तो वो आपका नक्शा ऑनलाइन सिस्टम पर ही अप्रूव हो जाएगा और आपको अप्रूवल का लेटर जारी हो जाएगा। लेकिन इस केस में नक्शा पास करने के समय जो जो शुल्क लगते हैं वो पूरे शुल्क आपको पहले जमा कराने पड़ेंगे। पहले का मतलब आर्किटेक्ट द्वारा अपना सर्टिफिकेट लिखने और अपलोड करने के बाद आपका वो स्वीकृत की श्रेणी में आ जाएगा। फिर आप शुल्क जमा कराएंगे, जो वांछित शुल्क है नक्शा पास कराने में लगते हैं,
और उन शुल्कों के जमा कराने के बाद आपका परमिट लेटर वहाँ से ऑटोमेटिकली सिस्टम से जनरेट हो जाएगा और आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपको मिल सकता है और वो नक्शा पास आपका हो जाएगा। उसमें किसी इंजीनियर की, किसी विभाग के किसी अधिकारी की जांच करने की आवश्यकता नहीं है। आप आर्किटेक्ट के सर्टिफिकेट से ही और फीस करने के बाद ही नक्शा आप सिस्टम से ही उसका परमिट फॉर्म निकाल सकते हैं और आप निर्माण कर सकते हैं। हाँ, लेकिन आपको ये ध्यान जरूर रखना है कि जो 500 वर्ग मीटर तक के रेजिडेंशियल भूखंड हैं वो सिंगल ड्वेलिंग यूनिट के लिए मान्य है। ये मल्टी यूनिट वाले भूखंडों पर ये नियम लागू नहीं है। मल्टी यूनिट के लिए अलग से तीसरी कैटेगरी है, उस पर भी बात करेंगे। अब तीसरी कैटेगरी आती है। इस कैटेगरी में सारे नक्शे आपको पास कराने हैं। अब बात करते हैं ये कौन सी कैटेगरी है। तो ये वही कैटेगरी है जो अभी हमने नंबर 1 पर बताई थी कि 100 वर्ग मीटर तक के आवासीय भूखंड और 30 वर्ग मीटर तक के कॉमर्शियल भूखंड जिनके विभाजन नहीं किए गए हैं। ऐसे समस्त भूखंड की कैटेगरी को आप निकाल दीजिए क्योंकि वो उसका डिस्कशन पहले हो गया है। इसके अलावा कैटेगरी नंबर 2 500 वर्ग मीटर तक के आवासीय भूखंड सिंगल ड्वेलिंग यूनिट और 200 वर्ग मीटर तक के कॉमर्शियल भूखंड जिनके लेआउट पास हैं या विकास प्राधिकरण की या आवास विकास की योजनाओं के भाग हैं, मतलब स्वीकृत लेआउट के अंतर्गत या किसी सरकारी विभाग की योजना के अंतर्गत स्थित भूखंड हैं, उस कैटेगरी को भी आउट कर दीजिए। मतलब कैटेगरी नंबर 1 और कैटेगरी नंबर 2 जो अभी पहले डिस्कस किया, इन दोनों तरह के भूखंडों को अलग रख दीजिए। उसके अलावा जो भी बचते हैं, उसके अलावा कौन से बचते हैं? 100 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के आवासीय भूखंड, 30 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के कॉमर्शियल वो भूखंड जिनके लेआउट स्वीकृत नहीं है, नंबर 1। 500 वर्ग मीटर से बड़े सिंगल ड्वेलिंग यूनिट आवासीय भूखंड जो सिंगल ड्वेलिंग यूनिट के अतिरिक्त हैं, मतलब मल्टी यूनिट के लिए हैं, बहु आवासीय भवनों के लिए हैं, जिनके लेआउट स्वीकृत हैं। इसके अलावा जो भी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, किसी भी भूपयोग की हो, चाहे रेजिडेंशियल हो, कॉमर्शियल हो, इंडस्ट्रियल हो, जो हाई राइज अधिक ऊंचाई वाले भवन हैं वो सारे। इसके अलावा जो ग्रुप हाउसिंग भूखंड हैं वो सारे, जो मल्टीप्लेक्सेस हैं वो सारे, इंडस्ट्रियल भूपयोग के जो भी भूखंड हैं वो सारे, और जो इसके अलावा अन्य कोई तरह की भी बिल्डिंग है जो स्वीकृत हो सकती है, कोई भी भूपयोग हो, सभी बिल्डिंग्स को इस तीसरी कैटेगरी में रखा हुआ है मानचित्र स्वीकृत करने के लिए। इस कैटेगरी के लिए ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम पर एक कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है, उस पर आपको वेब बेस्ड ऑनलाइन सिस्टम पर आवेदन करना पड़ेगा उस कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म पर, और फिर उसकी विभागीय अधिकारियों द्वारा JEAR और जो टाउन प्लानिंग के अधिकारी हैं या उपाध्यक्ष या सचिव द्वारा उसकी जांच की जाएगी, और जांच किए जाने पर पास होने योग्य पाए जाने पर मास्टर प्लान के दृष्टिगत, जोनिंग रेगुलेशंस के दृष्टिगत या बिल्डिंग बायोलॉज के दृष्टिगत अगर वो स्वीकृत योग्य पाए जाते हैं तब वो स्वीकृत की प्रक्रिया में उनको मान्य किया जाएगा। स्वीकृत की प्रक्रिया के अंतर्गत उनकी जांच की जाएगी और फिर स्टेज वाइज वो स्वीकृत होंगे, और स्वीकृत होने के बाद आपको डिमांड लेटर मिलेगा। डिमांड लेटर के बाद आप अगर फीस जमा कर देते हैं, सारी NOC आ जाती हैं, और कोई आपत्ति ऐसी नहीं रहती जो आपत्ति अगर लगी है और आपने दूर नहीं की है, सारी आपत्तियां दूर हो जाएंगी, सारी NOC मिल जाएंगी, तब आपको डिमांड जनरेट होगी, और डिमांड के बाद अगर आप शुल्क जमा कर देते हैं तो मानचित्र आपका निर्गत हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर एक बात बताना आपको आवश्यक है कि जो कैटेगरी नंबर 1 थी, जहाँ 1 रुपये जमा करा के आपको सेल्फ डिक्लेरेशन करके 100 वर्ग मीटर तक के आवासीय भूखंड और 30 वर्ग मीटर तक के कॉमर्शियल भूखंड का बिल्डिंग बनाने की परमिशन आपको सर्टिफिकेट मिल जाता था, वो हो, या कैटेगरी नंबर 2 जहाँ पर 500 वर्ग मीटर तक के आवासीय भूखंड जो लेआउट के अंतर्गत या प्राधिकरण की या आवास विकास की योजनाओं के अंतर्गत हैं, या 200 वर्ग मीटर तक के कॉमर्शियल भूखंड जो प्राधिकरण की योजनाओं के अंतर्गत हैं या स्वीकृत लेआउट के अंतर्गत हैं, उनमें आर्किटेक्ट द्वारा जो आपको सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। इन दोनों केसेस में अगर आपकी सेल्फ डिक्लेरेशन में टाइटल का कोई आपने गलत सूचना दी है, या बिल्डिंग फ्लोर्स में मास्टर प्लान या जोनिंग रेगुलेशंस के लैंड यूज के अंतर्गत आपने गलत सूचना अपलोड की है, या भूखंड का बड़ा क्षेत्रफल था उसके टुकड़े करके आपने उसको 100 वर्ग मीटर कर दिया, इस तरह की कोई गलत सूचना दी है तब, या दूसरी कैटेगरी में आपने कोई आर्किटेक्ट के माध्यम से जो सर्टिफिकेट दिया है आर्किटेक्ट ने, उसमें कोई बिल्डिंग बायोलॉज का, मास्टर प्लान का या जोनिंग रेगुलेशंस का पालन नहीं किया है, गलत सूचना देकर आर्किटेक्ट ने सर्टिफिकेट जारी करवा दिया है, ऐसे सभी मानचित्रों की जांच हो सकती है, और डेट ऑफ
अप्रूवल के 30 दिन के अंदर उनकी जांच में अगर गलती पाई जाती है तो उनको निरस्त किया जा सकता है। साथ ही जो एप्लीकेंट है और जो आर्किटेक्ट है उनके विरुद्ध यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट या विभागीय अन्य जो अधिकारी उचित समझे उस अपराध के विरुद्ध उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा सकती है और उनके द्वारा जारी किया गया नक्शे का जो सर्टिफिकेट है या आर्किटेक्ट द्वारा दिया गया सर्टिफिकेट है या सेल्फ डिक्लेरेशन का जो सर्टिफिकेट है वो निरस्त कर दिया जाएगा। अब कुछ लोगों को कन्फ्यूजन ये होगा कि ये सिंगल यूनिट क्या है, मल्टी यूनिट क्या है या ग्रुप हाउसिंग क्या है, आवासीय है तो आवासीय, इसमें क्या भेद है। तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि आवासीय भवन की परिभाषा में 3 तरह के भवन आते हैं। नंबर 1 सिंगल ड्वेलिंग यूनिट या एकल आवासीय भवन, वो भवन जिसमें एक किचन पास होती है और एक ही परिवार रह सकता है। उस पर फ्लोर कितने भी हों लेकिन पूरे फ्लोर में एक परिवार के रहने के लिए एक किचन पास किया जाता है, उनको एकल आवासीय भवन कहते हैं। इनके मानक अलग हैं, मानक की जब बात होगी तो आगे जो वीडियोस बनाएंगे उसमें बता देंगे। दूसरा बहुआवासीय भवन या मल्टी यूनिट होते हैं जहां पर एक ही प्लॉट में निश्चित ऊंचाई तक कई एक फ्लोर पर एक से अधिक परिवारों के रहने की व्यवस्था हो सकती है, यूनिट बनाए जा सकते हैं या अलग अलग फ्लोर पे भी अलग अलग यूनिट बनाए जा सकते हैं, अलग अलग परिवारों के रहने की व्यवस्था की जा सकती है। ये मानकों पर निर्भर करता है कि किस प्लॉट में कितने यूनिट बनाए जा सकते हैं, उसको हम मल्टी यूनिट कहते हैं। अब इसके बाद तीसरे कैटेगरी है ग्रुप हाउसिंग। ग्रुप हाउसिंग भूखंड के लिए मानक के अनुसार क्षेत्रफल अलग अलग हैं। बिल्टअप एरिया में नए बिल्डिंग बायलॉज में 1000 वर्ग मीटर से अधिक बड़े भूखंड पर और जो आवासीय क्षेत्र के अंतर्गत आवासीय उपयोग के अंतर्गत है, सड़क की चौड़ाई के मानक पूरे होने पर, कोई भू संबंधी विवाद न होने पर 1000 वर्ग मीटर तक के भूखंड पर ग्रुप हाउसिंग पास किया जा सकता है। या जो नॉन बिल्टअप एरिया है वहाँ पर 1500 वर्ग मीटर तक के भूखंडों पर अन्य मानक पूरे होने पर ग्रुप हाउसिंग भवन पास किया जा सकता है। तो ये कैटेगरी थी 3 आवासीय भवनों की 3 कैटेगरी बता दी आपको, सिंगल ड्वेलिंग यूनिट, मल्टी ड्वेलिंग यूनिट और ग्रुप हाउसिंग। और अब आपको ये भी बता दें कि मानक भी इन भूखंडों पर भवन निर्माण के लिए नक्शा पास करने के लिए अलग अलग हैं। मानक भी 2 तरह से हैं। जो हमारे बिल्टअप एरिया हैं उनके लिए सड़क की चौड़ाई और जो FAR है, ग्राउंड कवरेज है, ये सब अलग मानक हैं। नॉन बिल्टअप एरिया के लिए अलग मानक हैं। तो जब उन चैप्टर्स पे आएंगे तो उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे, मानकों के बारे में। तो दोस्तों अब अगर आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया तो मैं समराइज कर देता हूँ कि भाई अब जो छूट मिली है इसका भरपूर लाभ उठाइए, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपको अवैध रूप से विकसित की गई कॉलोनियों में या अवैध रूप से सब डिवीजन किए गए भूखंडों में या किसानों ने अपने खेतों में छोटे छोटे टुकड़े करके बेच दिए, भूपयोग के विपरीत हैं, धारा 143 करा ली, वो सब नहीं चलेगा। वो सारी अवैध कॉलोनियाँ, उसके लिए कोई छूट ना पहले थी ना आज है। केवल उन्हीं भूखंडों के लिए ये सुगमता दी गई है जो मूल रूप से उतने ही बड़े क्षेत्रफल के हैं जितने मानक में दिए गए हैं या जिनके लेआउट पास है। तीसरी कोई कैटेगरी नहीं है जो अवैध रूप से किए गए भूखंडों को ना तो नियमित किया जा रहा है, न नियमित किए जाने के संबंध में कोई उल्लेख है, ना उनका नक्शा पास करने के संबंध में कोई उल्लेख है। सारे कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए। अगले वीडियोज में आपके जो कमेंट्स आएंगे उसके अनुसार या हमारे चैनल के रिक्वायरमेंट के अनुसार मैं इसी तरह का उपयोगी वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा। दोस्तों आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, क्योंकि इसमें काफ़ी उपयोगी जानकारी दी गई है, और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। नमस्कार।